हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए इकोनॉमिक्स के सभी 150 क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई है? तो इसमें है औसतन है जो कितनी गिरावट आई है 0.1% है, जो इसमें क्या आई है गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विचार सही है? तो कौन सा सही है? मैट की गणना बुक पर 15% पर या सामान्य कॉर्पोरेट दरों पर की जाती है, जो भी कम हो यह प्रॉफिट कर के रूप में क्या होती है देय होती है। तो क्या है यह सही है। इस प्रावधान के अंतर्गत केवल भारत की घरेलू कंपनियां ही आती है। तो ये क्या हो जाएगा गलत है। इसके अंतर्गत है जो घरेलू नहीं विदेशी कंपनियां भी आती हैं। मैट का एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा कर चोरी को रोका जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 3। तो 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेडकाउंट अनुपात कितना था? तो शहरी क्षेत्रों में है जो गरीबी हेडकाउंट अनुपात कितना था 5:27। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक ओईसीडी संप्रभु ऋण का कितना हिस्सा परिपक्व होने वाला है? तो इसका है जो कितना हिस्सा है जो परिपक्व होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी कितना 45% है जो इसका हिस्सा क्या होगा परिपक्व होगा। आगे देखते हैं। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2022 तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितने लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव है? तो कितने लोगों के पास है जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव है? 0 यानी 2 बिलियन। 2 बिलियन लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में ओईसीडी देशों में घरेलू सोवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का कितना हिस्सा होगा? तो इनके पास है जो केंद्रीय बैंक का है जो कितना हिस्सा होगा 19%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2019 में वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई? तो शहरी अवसंरचना निवेश में जो कितनी वृद्धि हुई है 10%। तो ऑप्शन नंबर इसी के साथ कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने का निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देना और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन कर पेश किया है? तो प्रतिभूति लेन देन कर है जो भारत सरकार ने कब पेश किया है 2004 को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए ओईसीडी देशों में सोवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो सोवरेन बॉन्ड है जो जारी करने की अनुमानित मात्रा है जो कितनी है 17 ट्रिलियन डॉलर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकोषीय समेकन समष्टिगत आर्थिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ मूल एफआरबीएम अधिनियम 2023-3 के तहत सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा है जो कितना है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसी के साथ? यानी कि 3%। 3% क्या है राजकोषीय घाटा?
इसमें है। अप्रैल 2025 के पूर्व अनुमानों के अनुसार 2025 के लिए IMF की अनुमानित US GDP वृद्धि दर कितनी रही? तो US GDP वृद्धि दर है जो कितनी रही? 1.8%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 और 2022 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 41% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? 51%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो बेरोजगारी दर है इनकी कितनी थी? 2.4%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 के बाद की आर्थिक नीति परिदृश्य की श्रम सुधार एक प्रमुख एजेंडा रहा। 2019-20 में लागू की गई श्रम सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी श्रम संहिताओं को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो कितनी श्रम संहिता को शामिल किया गया है? 4 श्रम संहिता को शामिल किया गया है। भारत में लाभांश वितरण पर DDT के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो DDT के संबंध में है इनमें से कौन सा संबंध सही है? DDT एक कंपनी के शेयरधारकों के दिए जाने वाले लाभांश पर लगाए जाने वाला एक क्या था? टैक्स है। तो ये भी सही है। और DDT लाभांश पर दोहरे कराधान से बचने और भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षक बनाने के लिए DDT को क्या किया गया? हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3। इसी के साथ कौन सा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिसिल ने फरवरी 2026 में भारत की बैंकिंग क्रेडिट वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान किया है? तो भारत की बैंकिंग दर है कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान किया है? 12 से 13%। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित था, जो उद्यमिता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो कितनी है जो नियोजित था? 58.4%। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो भारत की कितनी प्रतिशत है जो जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 60%। लग्जरी रिजोर्ट डेवलपर फाइन एसेट्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिजोर्ट का बाजार 8,610 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह अनुमान है भारत सरकार ने कब तक लगाया है? 2027 तक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि दर सबसे अधिक है? तो किस देश के साथ है जो उद्यमशीलता है जो सबसे अधिक है? संयुक्त अरब अमीरात। सांख्यिकी एवं कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित में किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है तो भारत सरकार कब जारी करती है? मासिक, यानी कि हर महीने औद्योगिक सूचकांक है जो भारत सरकार जारी करती है। 2019-20 से 2023-24 तक प्रमुख अवसंरचना के क्षेत्र पर केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय वृद्धि दर कितनी था? तो पूंजीगत व्यय दर है जो कितना था? 39%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं? तो कितने हैं जो इन पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन नंबर सी 90% लोग हैं जो इन पर ही निर्भर रहते हैं, कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन्य उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। मौद्रिक नीति 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष में 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये महंगाई है जो कितने प्रतिशत है जो रहने का अनुमान है? 4.0%। नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक के अनुसार
2029-30 तक भारत में गिग कार्यबल का अनुमान आकार क्या है? तो इसमें अनुमानित आकार है जो कितना है 23.5 मिलियन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीति आयोग की 2021 की फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार माल आयात में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी थी? तो माल आयात में है जो सड़क परिवहन की हिस्सेदारी है जो कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी 71%। IMF जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर कितनी है? तो इसकी वैश्विक विकास दर है जो अनुमानित कितनी है 3.3%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितना था? तो महिलाओं के लिए है जो रोजगार दर प्रतिशत कितना था 36.2%। भारतीय राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019 से 21 में भारत में गरीबी दर कितनी थी? तो भारत में 2019 से 21 तक भारत में गरीबी दर कितनी थी 14.96%। आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास में वर्तमान व्यय कितना था? तो इनका वर्तमान व्यय कितना था 0.64%। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? तो भारत में है जो ये बेरोजगारी दर है तो कितनी थी 5.4%। आगे देखते हैं सरकार के अवसंरचना पर बल देने के लिए वित्त वर्ष 24 वर्षों में सीमेंट उत्पादन कितने प्रतिशत वृद्धि दर है जो क्या की गई है दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत 7%। SEC 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार सबसे गरीब वर्ग में क्या किए गए हैं वर्गीकृत किए गए हैं? तो कितने 0.89%। सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण और GDP अनुपात क्या था? तो भारत का बाह्य ऋण और GDP अनुपात क्या था 19.4%। 1991 में नए आर्थिक सुधारों के अंगीकरण के बाद भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो इनमें से सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी 1991 के सुधारों में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि हुई और भारत की GDP की हिस्सेदारी में क्या हुई वृद्धि हुई। तो ये क्या हो जाएगा ये सही है, वैसे ऑप्शन नहीं है। सार्वजनिक निवेश में क्या हुई कमी हुई और निजीकरण हुआ। 2016 में गठित NK सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो NK सिंह समिति है जो भारत में है किससे संबंधित है FRBM अधिनियम 2003। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो भारत में है जो 2023-24 में बेरोजगारी दर है जो कितनी प्रतिशत थी 3.2%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल की है? तो कितनी प्रतिशत आबादी है जिसने क्या की है आयकर रिटर्न फाइल है जो क्या की है पेश की है? ऑप्शन नंबर ए 6.68%। किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है? तो किसने क्या दी है चेतावनी दी है? UNCTAD ने क्या दी है ये चेतावनी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिसल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित अवसंरचना वह कितना है? तो इसमें है जो अनुमानित अवसंरचना वह कितना है 1.143 लाख करोड़। आगे देखते हैं 2023-24 में भारत में अवसंरचना पर खर्च किए गए कुल बजट कितना है? तो कितना है 10 लाख करोड़। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
2024 के लिए भारत में गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? तो गरीबी दर है जो अनुमानित कितनी है? 4.0 से 4.5%। आगे देखते हैं, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति अधिसूचित किया है, जो रणनीतिक विनिवेश पर एकग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पीएसई में सरकार उपस्थिति को कम करने का क्या रखती है? इरादा रखती है। तो कितना है? 2021। PLFS 2021-22 के अनुसार 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण कितना है? तो इनका प्रतिशत वितरण कितना है? 80.5%। 91-92 2011-12 के बीच शुद्धात्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक दर क्या थी? तो इनकी है जो औसत वार्षिक दर है जो कितनी थी? ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी, 6.7%। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो भारत में औद्योगिक है जो वित्त निगम की स्थापना है जो कभी 1948 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग व्यय कितना है? तो घरेलू उपभोग व्यय जो कितना है? 4122 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय नेशनल मंडल का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय नेशनल मंडल का कार्यकाल है जो कितना होता है? 4 वर्ष का। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच में कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इससे हैं जो कितने लोग हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं? 13.5 करोड़। आगे देखते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजट के किस वर्ष पेश किया गया? तो राजस्व घाटा है जो कब पेश किया गया था? 2011-12। आगे देखते हैं, भारतीय दूरसंचार के क्षेत्र में किस वर्ष की दूर संरचना नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया? तो उदारीकृत है दूर संरचना को है जो कब बनाया गया था? उदारीकृत 1994 में उदारीकृत बनाया गया था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदार कितनी थी? तो महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी है जो 21-22 के अनुसार कितनी थी? 32.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? तो कितनी आबादी है जो नगरीय क्षेत्रों में रहने के लिए संभावना है? 40%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने के लिए क्या है? व्याकुल है। तो कितनी है? 40%। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम निवेश 10,000 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 10,000 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 1,000 रुपए कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है? तो कौन सी है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है उसके द्वारा संचालित की जाती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड फंड ट्रांसफर, ये निफ्टी है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा नहीं की जाती। आधार सूक्ष्म भुगतान प्रणाली और यूपीआई लाइट है जो क्या किए जाते हैं? इसके द्वारा क्या की जाती है? हैंडल की जाती है। विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? भारत में है जो विनिवेश का प्रबंधन है जो कौन सी करती है? DIPAM, DPAM। विश्व बैंक ने 2021 के आंकड़ों के अनुसार $2.5 प्रति दिन पर भारत में गरीबी दर कितनी थी? तो भारत में है जो गरीबी दर कितनी थी? 12.92%। IMF के अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट
अनुसार 2025 के लिए IMF का संशोधित वैश्विक पुनर्अनुमान क्या था? तो इनका है जो पुनर्अनुमान कितना था? 2.8%। मौद्रिक नीति समिति में तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? 6.0%। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो भारत में है जो बेरोजगारी दर है जो कितनी थी? 3.2%। 2023-24 के अनुसार वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी थी जो 2021-22 को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है? तो कितनी थी? 9.2%। यदि मजदूर का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौतियों को सहकारी समितियों के पास कब तक जमा करना होगा? तो इनको है जो कब तक जमा करना होगा? कटौती के 7 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। IMF की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या थी? तो क्या थी? महंगाई दर 4.2%। केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की परिभाषा में लघु उद्यम बनाने के लिए नया मापदंड निम्नलिखित में से क्या है? तो नया मापदंड है जो क्या है? 500 करोड़ से अधिक का क्या है? टर्न ओवर। किस मंत्रालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 की GST के बाद की अवधि राज्यों को क्षतिपूर्ति सहित राज्यों में SGST संग्रहण कर में क्या हुआ? उछाल प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए, 1 से अधिक। उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन 1991 के सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था? तो कौन सा है जो भारत में गठित होने वाला पहला क्या था? निजी बैंक था। HDFC बैंक। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी कितनी बताई गई है? तो भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी है जो कितनी प्रतिशत बताई गई है? 76.4%। 2017-18 से 2023-24 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का रुझान क्या है? तो बेरोजगारी दर का रुझान है जो कितना हो गया है? 6% से घटकर 3.2% क्या हो गया है? बेरोजगारी का रुझान हो गया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फॉरवर्ड बुक में अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की? तो दिसंबर 2024 में 67.9 बिलियन से बढ़कर जनवरी 2025 के अंत में 77.5 बिलियन हो गई। तो यह है जो कौन सी है? ऑप्शन नंबर भारतीय रिजर्व बैंक। इन्होंने ये बात बताई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्माण और सेवनीय श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस कर में सोपान से बचाने का एक तंत्र है? इनको बचाने का कौन सा तंत्र है? ऑप्शन नंबर सी, GST। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय इक्विटी से महत्वपूर्ण धनराशि निकालने के लिए प्रेरित करते हैं? तो कौन सी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण निकालेगी? आय वृद्धि में मंदी, ये भी सही है। उच्च मूल्यांकन, ये भी सही है। और बढ़ते वो राजनीतिक तनाव, तो कौन सी सही हो जाएगी? ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय बैंक में कब स्थानांतरित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक है तो केंद्रीय कार्यालय बैंक में कब स्थानांतरित हुआ? और मुंबई में 1937। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 में 2022-23 के बीच में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय भव्यामी गरीबी से बाहर कितने लोग हैं जो इससे निकले हैं?
24.82 करोड़ लोग हैं जो गरीबी से क्या निकले हैं, बाहर निकले हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया है। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या है? तो आरबीआई द्वारा नया रुख क्या है? अनुकूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। पूंजीगत खाता परिवर्तन में सीमाओं के पार पूंजीगत की मुक्त आवाजाही से निम्नलिखित में किस समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तन की अनुशंसा की है? तो कौन सा है जो पूर्ण पूंजी खाता है? तारा और समिति क्या है? पूंजी खाता परिवर्तनशीलता पूंजी मुक्त आवाजाही। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप निगम की समय सीमा कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई? तो इसकी सीमा है जो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई? ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष के लिए। 1991 के सुधारों काल में के बाद कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इनके संबंध में है जो कौन सा कथन सही है? 1991 के बाद में भारत में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में क्या हुई? भारी वृद्धि हुई। ये भी सही है। और कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, जिसमें ये रहा ना, देशी बाजार के लिए उत्पादन से निर्यात बाजार के उत्पादन की ओर बदलाव हुआ, जिसे खाद्यान्नों की तुलना में नकदी फसल में अधिक क्या हुआ? ध्यान दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? 1 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक है? तो किस आयु के लोगों की है जो भागीदारी है श्रम बल में है सबसे अधिक है? 25 से 29। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या है? तो भारत में है जो विदेशी मुद्रा भंडार का कितना है? 640.3 बिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत का चौथा देश बन जाएगा जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो जाएगा? तो इसका भंडार है जो कितना हो जाएगा? 701 ट्रिलियन डॉलर। कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्त अनुपात निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है पूंजी पर्याप्त अनुपात? सरकारी बजटन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से 24 तक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या रही? तो बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति है तो क्या रही? 5.4 से घटकर कितनी हो गई? 5.1%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सी सही हो जाएगा। व्यापार प्राप्त छूट प्रणाली किस क्षेत्र में व्यापार प्राय के वित्त पोषण भट्टाकरण की सुविधा के लिए एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ऑप्शन नंबर सी एमएसएमई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार स्थितियों को प्रतिबंधित करने के लिए विनिमय दर प्रणाली में सुधार किया गया। 1991 के बाद भारत में किस प्रकार की विनिमय दर व्यवस्था अपनाई गई? भारत में है जो किस प्रकार की विनिमय दर है जो अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर डी प्रतिबंधित अस्थायी विनिमय दर है जो भारत में क्या की गई थी? अपनाई गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित माल एवं सेवा कर के संग्रहण की अवधि नियम 2022 के अनुसार भारत में किस दिनांक को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपक्रम है जो लाया जाएगा? तो क्षतिपूर्ति है उपक्रम है जो कब लाया जाएगा? 31 मार्च 2026 को क्या है? इसको लाया जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में है जो भारत में है जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? ऑप्शन नंबर 3। चूंकि औद्योगिक जनसंख्या एक बड़े हिस्से का रोजगार देती है इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश के बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए पूर्व शर्त में से क्या है? एक है। तो ऑप्शन ओनली 3 सही हो जाएगा। तो इसी के साथ कौन सा सही हो जाएगा? आंसर
डी सही हो जाएगा। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी अनुमान दर में कितनी प्रतिशत कमी आई है? तो भारत में गरीबी अनुमानित दर में है जो कितनी प्रतिशत है जो कमी आई है? 29.17 से घटकर कितनी हो गई है? 11.28%। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 में नई आर्थिक नीति में लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में है तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी भारतीयों के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण है, ये क्या नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो रेट दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार देने के लिए प्रदान की जाती है? तो ओवरनाइट फंड है जो कौन सी है जो सुविधा प्रदान करती है? सीमांत स्थायी सुविधा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में जो गवर्नरों की संख्या कितनी है? 4 उप गवर्नर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 19 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत कितना रहा? तो इसमें है जो कितना है 24.8 से 14.96%। आगे देखते हैं निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है? तो निजीकरण का रूप है जो इनमें से कौन सा नहीं है? संप्रभु ऋण, ये क्या नहीं है? निजीकरण का एक रूप नहीं है। सहकारी समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सहकारी समिति है जो किसके प्रति है जो उत्तरदायी होती हैं? सहकारी समिति के सदस्य के प्रति क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। गिनी गुणांक का उपयोग किस में किया जाता है? तो गिनी गुणांक का उपयोग है जो किस में किया जाता है? आय असमानता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। तो ये बदलाव है जो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दरों में विनिमय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 29 तक भारत की अवसंरचना निवेश में जीडीपी में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 6.5% है जो क्या है बढ़ने का अनुमान है 2029 तक। 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भारतीय उद्योगों की प्रमुख की गई यह अक्सर किस आलोचना का सामना करना पड़ता था? इसे है जो किससे आलोचना का सामना करना पड़ता था? परिचालन अक्षमताएं, कम उत्पाद और क्या होता था? वित्तीय घाटा। आगे देखते हैं देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाता है? गरीबी हेड काउंट के द्वारा इसे क्या किया जाता है? मापा जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे है। निम्नलिखित में से एमएसएमई में कौन सी श्रेणी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? तो कौन सा है जो इसका प्रमुख हिस्सा बनाती है? सी, ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म हिस्सा है जो ये बनाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में पहली छमाही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहली छमाही में है जो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष है प्राप्तकर्ता कौन सा है? सेवा क्षेत्र। भारत में स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की नीति किसने अपनाई? तो भारत में है आयात प्रतिस्थापन में औद्योगिकरण की नीति है जो किसने अपनाई है? ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1991 के बाद लागू की गई विदेशी विनिमय सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा? इसके बाद विनिमय दर में निर्धारण की सरकार के नियंत्रण मुक्त कर बाजार ताकतों पर क्या किया गया?
छोड़ दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये 3 सही हो जाएगा और बाकी 2 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निजीकरण आंशिक हो सकता है जिसमें निजी क्षेत्र में अल्पमत हिस्सेदारी हो सकती है। किसी पीएसयू को निजीकृत माने जाने के लिए सरकार की हिस्सेदारी सीमा क्या है? तो सरकार की हिस्सेदारी क्या है? 51% से कम है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? तो विश्व व्यापार के संगठन में कौन सा कथन सही है? WTO समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं की सीमाओं के व्यापार को क्या करते हैं? कवर करते हैं। इसका उद्देश्य टैरिफ के साथ साथ नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करना और सभी सदस्यों देशों के साथ बाजार में अधिक पहुंच प्रदान करना। तो ये भी सही है। भारत में आयात का मात्रात्मक प्रतिबंध घटाकर टैरिफ दरों को कम करके WTO द्वारा किए गए व्यापार उदारीकरण के प्रति प्रतिबद्धताओं को क्या करना? बनाए रखना। तो तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 1991 के आर्थिक सुधारों में औद्योगिक विनिमय को बढ़ावा दिया गया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था? तो कौन सा क्षेत्र है जो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित था? ऑप्शन नंबर बी परमाणु। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन बार कर योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई? तो टन बार योजना है जो पथ परिवहन गतिविधि मंत्रालय द्वारा क्या की गई? लागू की गई। निम्नलिखित में से किन करों को वस्तु सेवा कर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो किन करों को है जो वस्तु सेवा कर है इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? अतिरिक्त सीमा शुल्क, वैट और केंद्रीय शुल्क उत्पादन। तो कौन से सही हो जाएंगे? तीनों को यह GST द्वारा क्या किया गया? प्रतिस्थापित किया गया। 2017 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक किसका है? तो मानव विकास सूचकांक है सबसे अधिक है जो किस राज्य का है? केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बैंकिंग सुधार 1991 के आर्थिक सुधार का हिस्सा थे। निम्नलिखित की समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण की अनुशंसा की। तो भारत बैंकिंग में उदारीकरण की अनुशंसा तो किसने की है? नरसिम्हन समिति ने। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत के किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग था? तो स्वतंत्रता के बाद है जो भारत में नियोजन का एक अहम पहल था। कौन सा था? पंचवर्षीय योजना। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का आकलन किया गया है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि का है जो आकलन किया गया है? 6.5%। किस योजना में भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए परिक्षेप्य नियोजन नामक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्षेप्य नियोजन का क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन सा है? दीर्घकालिक रणनीतिक योजना क्या है? परिक्षेप्य योजना का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय वितरण की असमानता को दर्शाता है? तो कौन सा है जो व्यक्तियों के बीच है जो आय असमानता के बीच का दर्शाता है? ऑप्शन बी लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र है जो आय असमानता के बीच क्या दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्षेप्य निर्दलता और सापेक्ष निर्दलता का क्या है? सही उदाहरण है। तो कौन सा है जो इसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी परिक्षेप्य निर्दलता के लिए निश्चित प्रभाव सीमा का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष निर्दलता समाज के भीतर व्यक्तियों में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। भारत में 1991 की आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत में औद्योगिक विकास, ऊर्जा क्षमता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित यंत्र है जो अपनाया गया था? कौन सा? प्रदर्शन उपलब्धि व्यापार योजना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संविदा कृषि की एक विशेषता है? भारत में है जो संविदा कृषि की विशेषता कौन सी है? कंपनियों द्वारा निर्धारित
बायो बैंक दर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में समय में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में महत्व संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा है जो विकल्प सही है? तो अर्थव्यवस्था के संबंध में है जो कौन सा विकल्प है जो सबसे सटीक उदाहरण है? पहले कौन सा आएगा? प्राथमिक, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के विनिर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो विनिर्माण है भारत में निर्माण है जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का ध्यान में रखते हुए गरीबी में गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात को किस में नापा जाता है? हेड काउंट अनुपात में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत ने भुगतान संतुलन में कि गरीब संकट को दूर करने के लिए 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस संस्था ने भारत में 1991 के सुधारों का समर्थन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किस संस्था ने जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? IMF ने। इन्हें ही क्या दिया था? 1991 में भारत सरकार को लोन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत की आर्थिक गतिविधियों को है जो किन क्षेत्रों में है जो इनको वर्गीकृत किया गया था? उनकी कार्य प्रणाली और परस्पर निर्भरताओं को क्या करना? समझना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा उद्योग स्तर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा है? तो भारत में है जो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार कौन सा है? वस्त्र और परिधान। ये क्या है? सबसे बड़ा रोजगार है। कौन सा? दूसरे नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए अनुकूल है? भारत में मजबूत आर्थिक आधार, अवतरित संरचना सुधार, घटती उपभोक्ता बाजार। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 सही हो जाएगा। तो तीसरा कौन सा है जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। भारत जैसे विकासशील देशों में FDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारत में FDI का है जो मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंचना क्या है? भारत का मुख्य लक्ष्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत की प्रारंभिक योजना रणनीति का केंद्र था। भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में है जो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक आता है और निजी क्षेत्र दोनों ही आते हैं। 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में नई आयु सीमा क्या थी जिस तक व्यक्तियों की नई व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने में छूट दी गई? तो आयकर में भुगतान करने की छूट है जो कितनी दी गई थी? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए तक क्या है? टैक्स नहीं लगेगा इसका। राष्ट्र में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1995। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस है जो क्या था? ऑप्शन नंबर बी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उनमें। हरित क्रांति की सफलता के संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान HYP बीजों के प्रसार किस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसमें है जो किस संगठन ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ICAR ने। निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता है? तो जीविका खेती की है जो कौन सी है जो विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तरीय मशीनों का उपयोग क्या है? ये जीविका खेती का उपयोग नहीं है। भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्पाद है? तो कौन सा है? सेकेंडरी क्षेत्र है जो प्राथमिक उत्पादों को किसमें चेंज करता है? द्वितीय क्षेत्र में।
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में वैश्विक व्यापार समझौते में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुआ। विश्व व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में 1995 में कौन सा संगठन है जो स्थापित किया गया? WTO, विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैश्वीकरण के कारण BPO उद्योग का उदय हुआ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी है जो मुख्य विशेषता है जो क्या थी? भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा क्या करना? सेवाएं प्रदान करना। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेत है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन क्या आया? तो भारत में है जो प्रति व्यक्ति आय में है जो क्या परिवर्तन हुआ? क्या हो गई? 1991 के बाद में क्या हो गई? काफी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया। इनके अति उपयोग का परिणाम क्या था? इनके अति उपयोग का क्या था? फसल विविधीकरण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में निजीकरण के लिए विनिवेश का एक साधन के रूप में अपनाया गया निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विनिवेश का सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो इसमें है जो कौन सा है जो विनिवेश को सटीक रूप से परिभाषित है जो करता है सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी को क्या करना? बेचना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के तात्पर्य दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण से निम्नलिखित में से 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई मुख्य वैश्वीकरण नीति क्या थी? तो क्या थी? ऑप्शन नंबर डी, व्यापार बाधाओं को कम करना, विदेशी निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतिम वस्तु है? तो भारतीय की अर्थव्यवस्था में जो कौन सा विकल्प है जो अंतिम वस्तु है? बिस्कुट। बिस्कुट क्या है? एक अंतिम वस्तु है जो उपभोक्ता इस्तेमाल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा जाता है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक से है जो हम क्या नापते हैं? स्वच्छ पेयजल की अभिनयता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निजीकरण के उद्योगों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया गया। निजीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो निजीकरण का है तो प्राथमिक लक्ष्य क्या था? कुशलताओं को सुधार करना और सरकारी बोझ को क्या करना? कम करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाला 10 सूचकांकों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो इन सूचकांकों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो द्वितीय क्षेत्र में जो क्या है? सूती कपड़ा बुनना है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति की तकनीक अत्यधिक रूप से इनपुट पर आश्रित थी और पैमाने के लिए प्रति संवेदनशील थी। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति अपनाने की चुनौती क्या करना पड़ा? इसको सामना करना पड़ा है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कि नहीं सामना करना पड़ा था? उच्च इनपुट लागत, ऋण की अनुपलब्धता के कारण है जिनको क्या किया? सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर है जो भारत में लगाए जाने वाला कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर है। गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2000 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में गरीबी सूचकांक सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है जो गरीबी सूचकांक है जो सबसे अधिक है? बिहार राज्य में। भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? तो भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? पहली पंचवर्षीय योजना हेरा डोमर द्वारा मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए भी सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना के ऊपर आधारित है और तीव्र औद्योगिकरण पर क्या है? आधारित है। आगे देखते हैं। 1991 के सुधारों की दक्षता और अनुपालना को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से नीति परिवर्तनों का जन्म दिया। 2017 में लागू किए किस कर सुविधा का उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष ढांचे को क्या करना? एकीकृत करना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जीएसटी। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किसी क्रांतिक औद्योगिक विकास के संबंध में
तो औद्योगिक विकास कौन सी है? हरित क्रांति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।